हेलो एवरीवन, सभी लोग को नमस्कार। मैं दीपक श्रीवास्तव आप सभी का वेलकम करता हूं स्टडी आईक्यू बीपीएससी पे। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री के तहत आज ये अपनी पहली वीडियो है जिसमें हम बाबर के बैटल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, बाबर के बैटल की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा बाबर के बारे में हम लोग जानते हैं कि बाबर की प्राइमरी लाइफ कैसी थी, कैसे बाबर यहां पर भारत में अपनी सत्ता स्थापित करता है। इसके पहले बता दूं कि आप यहां पर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको सारे कंटेंट की पीडीएफ मिल जाएगी। पानीपत पानीपत का युद्ध हम सभी जानते हैं, 21 अप्रैल 1526, जिसने भारत में एक सत्ता परिवर्तन की शुरुआत की थी। लेकिन इस सत्ता परिवर्तन की शुरुआत की पृष्ठभूमि कहां से तैयार होती है, इस पर हम लोग बात करते हैं। बाबर, जिसके बारे में कहा जाता है कि बाबर में दो महान आक्रमणकारियों के रक्त समाहित थे। एक तरफ कहा जाता है कि यह तैमूर का 5वां वंशज और चंगेज खां का 14वां वंशज हुआ करता था। कहा जाता है कि यह तैमूर के 5वें वंशज और चंगेज खां के 14वें वंशज से बिलोंग करता था। बाबर का फादर उमर शेख मिर्जा तैमूर के वंश परंपरा से, जबकि इसकी मां कहा जाता है कि जो कुतुबुल निगर खां थी वो चंगेज खां के वंश से बिलोंग करती थी। बाबर का जो फादर हुआ करता था उमर शेख मिर्जा, मध्य एशिया में एक छोटी सी जागीर, कहा जाता है फरगना का रूलर हुआ करता था। लेकिन अचानक एक दुर्घटना में उमर शेख मिर्जा की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद मात्र 11 वर्ष की उम्र में बाबर फरगना की गद्दी पे बैठता है। बाबर एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। कहा जाता है गद्दी पे बैठने के बाद उसने अपनी पैतृक जागीर समरकंद पर अधिकार करने की कोशिश की। बाबर फरगना से निकला, समरकंद पर कैप्चर भी किया, एक बार नहीं दो बार कैप्चर किया, लेकिन दोनों बार ही समरकंद इसके हाथों से निकल गया। कहा जाता है कि फाइनली, कहा जाता है उज़्बेक लीडर, जब इसने बाबर ने यहां पर समरकंद पे कैप्चर किया था, तो कहा जाता है कि उज़्बेक लीडर हुआ करता था जिसका नाम था सैबानी खां। सैबानी खां के साथ ये क्या करता है, 1502 में एक बैटल लड़ता है जिसे हम लोग बैटल ऑफ सरेपुल के नाम से जानते हैं। इस बैटल में कहा जाता है कि उज़्बेक नेता सैबानी खां द्वारा क्या किया जाता है, बाबर को डिफेटेड कर दिया जाता है। और जब बाबर फरगना की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है तो इसके रिलेटिव ने क्या किया, फरगना पे भी कैप्चर कर लिया। अब बाबर के हाथ में ना फरगना रहा और ना समरकंद, और बाबर का अब यहां से घुमक्कड़ जीवन स्टार्ट हो जाता है। बाबर तुजुक बाबरी में लिखता है कि जब फरगना और समरकंद उसके हाथों से निकल गया तो वह शायद एक ईद एक स्थान पर नहीं मना पाया था। बाबर भटकता हुआ कहां पहुंचता है, काबुल की ओर बढ़ता है। और यहां पे कहा जाता है कि काबुल के रास्ते में इसे एक ओल्ड लेडी मिलती है जो तैमूर की स्टोरी इसे बताती है कि इसके पूर्वज तैमूर ने कैसे इंडिया पे अटैक किया था और वहां से ढेर सारी संपदा प्राप्त की थी। कहा जाता है यहीं से बाबर के दिमाग में भारत की तरफ बढ़ने का एक सिनेरियो बनना स्टार्ट हो जाता है। पहले बाबर अब मिडिल एशिया के पॉलिटिक्स से निकलता है काबुल, और काबुल में पहुंचकर कहा जाता है कि 1504 में बाबर ने क्या किया, काबुल पर कैप्चर कर लिया। 1504 में बाबर ने काबुल पर कैप्चर कर लिया। काबुल पर कैप्चर करने के बाद भी बाबर लगातार मिडिल एशिया के पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहा था, लेकिन बाबर को सफलता नहीं मिल रही थी। इसलिए कहा जाता है कि काबुल पर कैप्चर करने के बाद बाबर ने प्रायोगिक तौर पर, कहा जाता है कि भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर, जिसका नाम था बाजौर और भेरा पर, इसने सबसे पहला अटैक किया था। कहा जाता है 1519 में। 1519 में बाजौर और भेरा, ये भारत के सीमावर्ती क्षेत्र थे, इन पर अटैक करता है। और इसी भेरा बैटल के दौरान बाबर ने क्या किया था, पहली बार व्यवस्थित तोपखाने का प्रयोग किया है। यह पहला बैटल था जिसमें तोपखाने का प्रॉपर यूज किया गया था, और ये यूज करने वाला कौन था, बाबर था। इसके पहले ऐसा नहीं था कि भारत में तोपखाने का लेकिन प्रयोग नहीं हुआ था, लेकिन प्रॉपर तोपखाने का प्रयोग भेरा युद्ध के दौरान बाबर के द्वारा 1519 में किया गया। ऐसा भी नहीं था कि बाबर इसके बाद सीधे पानीपत के मैदान में आकर खड़ा हो गया। बाबर, कहा जाता है, पानीपत के मैदान में खड़े होने से पहले भारत में 4 बार अटैक कर चुका था। ये 4 बार अटैक कर चुका था। सबसे पहले इसने बाजौर और भेरा, उसके बाद पेशावर पे अटैक किया था, फिर वापस चला गया था। फिर सियालकोट तक बढ़ा, इसे जीता, फिर से वापस चला गया, और फिर ये लाहौर और दीपालपुर तक का अभियान करता है और वापस चला जाता है। इसके बाद बाबर, कहा जाता है कि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में आकर खड़ा हो जाता है।
और पानीपत के मैदान में खड़े होने के बाद कहा जाता है कि ऐसा नहीं था कि बाबर 21 अप्रैल 1526 को ही पहुंचा। कहा जाता है कि बाबर 3 महीने पहले यहां पहुंच चुका था। यहां पहुंचने के बाद कहा जाता है कि बाबर ने अपनी आर्मी को क्या किया, उज़्बेकों के सिस्टम पर, ठीक है, यहां पर सजाने की, और उस्मानी, कहा जाता है उज़्बेक और उस्मानी के सिस्टम पर इसे सजाने की कोशिश करता है। इस पानीपत के युद्ध के कई सारे कारण बताए जाते हैं। जैसे यहां पे कहा जाता है कि एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की लालसा, क्योंकि बाबर शुरू से महत्वाकांक्षी था, तो एक बड़े एम्पायर की स्थापना के ही क्रम में उसने भारत पे अटैक किया था। मध्य एशिया के राजनीति में उसकी लगातार बेवलता, क्योंकि मिडिल एशिया के पॉलिटिक्स में बाबर लगातार क्या हो रहा था, फेल्योर हो रहा था, यह भी एक कॉज के तौर पर देखा जाता है। साथ साथ उस बूढ़ी लेडी की स्टोरी इसके दिमाग में बसी हुई थी कि भारत में अतुल संपदा है जिसे बाबर प्राप्त करने की लालसा रखता था। साथ साथ बाबर को यह भी पता है कि इंडिया इस समय पॉलिटिकल रूप से क्या है, वीक है, क्योंकि जो लोधी डायनेस्टी थी वो लगभग वीक हो चुकी थी। उनके रिलेटिव उनके खिलाफ रिवेल कर रहे थे। मालवा आपका स्वतंत्र हो चुका था मेदिनी राय के अंतर्गत। राजपूताना में कहा जाता है राणा सांगा पावरफुल था, लेकिन छोटी छोटी डायनेस्टियां, गुजरात स्वतंत्र था आपका, बंगाल स्वतंत्र था, बिहार स्वतंत्र था। तो ऐसे पूरा का पूरा इंडिया, आपके नॉर्थ इंडिया की बात करें तो छोटी छोटी डायनेस्टियों में बटा हुआ था, जो पॉलिटिकल रूप से वीक था, और ऐसे कंडीशन में किसी भी अटैक करने वाले के लिए सबसे बेहतर कंडीशन दे रहा था। भारत पर आक्रमण करने का कहा जाता है कि बाबर ने तुजुक बाबरी में लिखा है कि उसे इंडिया पे अटैक करने के लिए इनविटेशन दिया गया था। इनविटेशन देने वाला कोई और नहीं, कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी के जो था उसके जो रिलेटिव थे दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी, और साथ साथ बाबर लिखता है कि उसे राणा सांगा ने भी भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। फाइनली बाबर कहा जाता है कि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में खड़ा होता है। पानीपत के मैदान में खड़े होने के बाद यहां पे कहा जाता है कि अभी तक 21 अप्रैल 1526 की पहले की घटना है कि बाबर जब पानीपत के मैदान में आ गया तो यहीं पे कहा जाता है कि इसने एक मस्जिद का कंस्ट्रक्शन भी करवाया था। ठीक है, पानीपत की काबुली मस्जिद यहीं पे बनवाता है अपने सैनिकों को नमाज अदा करने के लिए, जो ईंटों से बनवाया गया था। इसके बाद बाबर ने हुमायूं को अपॉइंट किया कि जाओ, क्योंकि हुमायूं इसके साथ था, कि जाओ देखो भाई इब्राहिम लोदी की आर्मी कैसी है, थोड़ा सा आर्मी का मुआयना करो। युद्ध प्रारंभ होने से पहले इब्राहिम लोदी की आर्मी का मुआयना करने निकलता है कौन, हुमायूं। हुमायूं देखता है कि इब्राहिम लोदी, यहां पर इब्राहिम लोदी की आर्मी की सबसे बड़ी खासियत थी कि उसके आर्मी में मैक्सिमम क्या थे, एलिफेंट, हाथी थे। और बाबर के आर्मी की खासियत यह थी, लगभग इसकी आर्मी 10,000 और इसकी आर्मी 40,000। यहां पे कहा जाता है कि बाबर की आर्मी की खासियत थी, यहां पे मैक्सिमम क्या थे, घुड़सवार थे। अब हुमायूं क्या करता है, यहां पे कहा जाता है कि हुमायूं अब यहां से आगे बढ़कर थोड़ा सा यहां पे कहा जाता है कि कोशिश करता है जानने की कि इब्राहिम लोदी की आर्मी का सिनेरियो क्या है। लेकिन इसी बीच में बाबर ने क्या किया, अपनी आर्मी को क्या किया, तो कहा जाता है कि यह तुगलमा पद्धति, यहां पे तुगलमा पद्धति पे क्या करता है, अपने आर्मी को डेकोरेट करता है, जबकि अपने तोपों को उस्मानी विधि पर सजाता है। ठीक है, तो तोपों को उस्मानी विधि में क्या करते थे, कहा जाता है कि बैलगाड़ी पर रख दिया जाता था, और आगे क्या किया जाता था, आगे यहां पर गड्ढे, इसने हाथियों को रोकने के लिए, इब्राहिम लोदी के हाथियों को रोकने के लिए क्या किया, तोपों के आगे गड्ढे बनवा दिए थे। इसमें इसने कहा जाता है कि जो तुगलमा पद्धति थी, तुगलमा पद्धति में इसने क्या किया, अपने आर्मी को 3 डिवीजन में डिवाइड किया था। ऐसे 3 डिवीजन में डिवाइड कर दिया जाता था। ठीक है, 2 सेफ यहां पे आर्मी होती थी और एक फ्रंट आर्मी होती थी, मेन आर्मी जो सामने वाले युद्ध करने वाले को दिखाई देती थी। बैटल ऐसे ये लड़ा जाता था। कहा जाता है कि फाइनली इसके पहले जब इसने अपनी आर्मी सजा ली तो अब हुमायूं को भेजा कि जाओ इब्राहिम लोदी की आर्मी देखो उसका सिनेरियो क्या है। हुमायूं आगे बढ़ता है, देखता है कि उसके 400-500 सैनिक इब्राहिम लोदी के 4-5 टूटी फूटी तोपें लेकर आगे बढ़ रहे थे। यहां पे तुरंत हुमायूं ने अटैक किया और उन तोपों को भी लूट लिया। अब इब्राहिम लोदी की आर्मी में कोई भी तोपखाना नहीं था। फाइनली इब्राहिम लोदी युद्ध मैदान में पहुंचा, एक हाथी पर सवार था। कहा जाता है युद्ध की शुरुआत हुई 21 अप्रैल 1526 को सुबह 9 बजे, और दोपहर होते होते युद्ध का निर्णय हो गया। इब्राहिम लोदी कहा जाता है कि यहां पर युद्ध करता युद्ध मैदान में मारा जाता है। मिडेवल हिस्ट्री का एकमात्र रूलर जो युद्ध मैदान में युद्ध करता हुआ मारा गया वो था इब्राहिम
लोदी। ठीक है, मिडाइवल हिस्ट्री नहीं बल्कि सल्तनत एज में कह लें, सल्तनत एज का एकमात्र शासक जो युद्ध मैदान में युद्ध करता मारा गया वो था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी मारा जाता है। कहा जाता है कि मालवा क्षेत्र का एक रूलर हुआ करता था जिसका नाम था बिक्रमजीत। राजा बिक्रमजीत ने भी इसकी मदद किए थे, लेकिन वो भी युद्ध में मारे गए थे। बाबर युद्ध में जीत जाता है। बाबर युद्ध में जीतने के बाद हुमायूं को भेजता है कहां पे? दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में कहा जाता है इब्राहिम लोदी का खजाना रखा था और इस खजाने में हुमायूं को मिलता है विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा। और बाबर स्वयं बढ़ता है आगरा की तरफ, क्योंकि इसे डर था कि ऐसा ना हो राजपूताना से राणा सांगा निकलकर आगरा पे कैप्चर कर ले। हुमायूं दिल्ली से खजाने को लेकर पहुंच गया आगरा और वह कोहिनूर हीरा गिफ्ट करता है किसको? बाबर को। लेकिन बाबर, चूंकि हुमायूं ने काफी अच्छा साथ दिया था, इसलिए हुमायूं के इस कार्य से प्रसन्न होकर कोहिनूर हीरा गिफ्ट कर देता है किसको? बाबर को। हुमायूं को गिफ्ट कर देता है बाबर। इसके बाद से इस युद्ध में जीतने के बाद अभी भी बाबर की सफलता कंप्लीट नहीं हुई थी, क्योंकि अभी उसे क्या करना था? अभी और शक्तियों को हराना था। जब तक स्पेशली आपका कहा जाता है कि जो राजपूताना के राणा सांगा थे वो जब तक नहीं हारता तब तक बाबर की यहां पर जीत सुनिश्चित नहीं थी, वो सत्ता नहीं स्थापित कर पाता। ऐसे कंडीशन में 1527 में बाबर ने क्या किया? खानवा का बैटल लड़ा। खानवा के इस बैटल में जहां एक तरफ बाबर और दूसरी तरफ राणा सांगा थे, इस बैटल में फाइनली राणा सांगा की हार हुई और बाबर की जीत हुई। इस बैटल में बाबर ने जिहाद का नारा दिया, सैनिकों का तगमा नमक कर समाप्त कर दिया, इसने गाजी की उपाधि धारण की और कहा जाता है काबुल से लाई गई शराब को क्या किया था? इसने जमीन पर उड़वा दिया और इस पे नमक डलवा दिए थे। कहा जाता है कि इसने अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए कहा था कि अगर जीते तो गाजी कहलाएंगे। और युद्ध में जीतने के बाद राजपूतों की सौ की मीनार बनाता है और इस पर चढ़कर बाबर ने क्या किया था? गाजी की उपाधि धारण की थी। राणा सांगा की हार ने बाबर की भारत में सत्ता को सुनिश्चित कर दिया कि अब बाबर भारत में अपनी डायनेस्टी फॉर्म कर सकता है। पानीपत के बैटल में जीतने के बाद बाबर ने, कहा जाता है, काबुल की प्रत्येक जनता को क्या किया था? एक एक चांदी का सिक्का दिया था। ठीक है, इसके बाद अब बाबर बढ़ता है आगे, क्योंकि अब इसका अगला जो दुश्मन था जो इसे रोक सकता था वो था मेदिनी राय। मेदिनी राय कहां पे? मालवा का मेदिनी राय। मेदिनी राय के साथ युद्ध होना निश्चित था। फाइनली 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच बैटल होता है, जिसे हम लोग इतिहास में बैटल ऑफ चंदेरी के नाम से जानते हैं। बैटल ऑफ चंदेरी होता है। बाबर ने इसमें भी जिहाद का नारा दिया, ठीक है, और युद्ध जीता और युद्ध जीतने के बाद इसने फिर से गाजी की टाइटल लेता है। इसके बाद से लास्ट युद्ध लड़ता है बैटल ऑफ घाघरा। बैटल ऑफ घाघरा का युद्ध लड़ता है बाबर का 1500 कहा जाता है कि 29 में यह बैटल लड़ता है किसके साथ? अफगान के साथ। अफगान इसमें हारते हैं, बाबर की जीत हो जाती है और फाइनली 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है। और इस तरह से इन 4 युद्धों में जीतकर बाबर ने भारत में मुगल सत्ता की नींव रखी और मुगल सत्ता को स्थायित्व प्रदान किया। तो यहां पे आप चाहे तो इस कोड को देख सकते हैं, पानी पिया, खाना खाया और चांदनी रात में घाघरा पहनकर नृत्य किया, डांस किया। ये कोड है। जैसे यहां पर देखिए, पानी, खाना, चांदनी और घाघरा। ठीक है, तो यहां पर इसको आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही अगले किसी और बैटल के साथ हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप यहां पर चाहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पे तमाम पीपीटी, क्लास की पीपीटी और बाकी चीजें आपको मिल जाएंगी। थैंक यू, धन्यवाद।